नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व विरासत सप्ताह पर। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूनेस्को के साथ भारत का जो एएसआई है वो मनाता है। कल्चरल इवेंट से आपकी परीक्षाओं में बहुत सवाल आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इन सब में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के रूप में आपके सामने आऊँ और इन सारी बातों को आपको बताऊँ। तो विश्व विरासत सप्ताह पर हम पूरी बातचीत करेंगे और यह भी हम बात करेंगे कि यूनेस्को और भारत का एक रिलेशन जो है वो कैसा है, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे चीज़ें इसमें जुड़ती चली गई, उन सब पर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका यूनेस्को और भारत का संबंध भी कवर होगा और इसके अलावा हम विश्व विरासत सप्ताह पर भी बात कर पाएंगे। जब बहुत देर तक इस तरीके से क्लास करिए तो आवाज़ में फंबल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। कभी भी आप भी कैमरे के सामने बोल कर देखिएगा, ये कभी कभी दिक्कत होती है। तो अभी जो अलावा का रिपीटिशन हुआ ना, उसकी वजह यही है। चलिए बैक टू वर्क आते हैं अपने क्लास पर। बात करते हैं विश्व विरासत सप्ताह की। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना है और इसके संरक्षण हेतु प्रयास करना है। तो कोई भी इवेंट हो, उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि उसके द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। चाहे कोई दिवस मनाना हो, चाहे कोई सप्ताह मनाना हो, चाहे कोई वर्षगांठ मनाना हो, किसी का जन्मदिन मनाना हो, किसी की पुण्यतिथि मनानी हो, तो इन सब का उपयोग सिर्फ यही होता है कि अमुक चीज के बारे में लोगों में जागरूकता हो, उसके बारे में जाने, चीजों को समझे। चूंकि यूनेस्को विश्व के धरोहरों को संरक्षित करने के लिए काम करती है, ये एक प्रकार का जो है इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल एनजीओ टाइप काम करता है इसका, ठीक है ना। तो ये जो है विभिन्न देशों को एक साथ जोड़ करके काम करती है, ठीक है ना। तो इसका ये जो सप्ताह है, विश्व विरासत सप्ताह, इसका भारत में जो कार्यक्रम होता है, भारत में इसे ASI यानी कि जो भारत का पुरातात्विक संरक्षण विभाग है, ये मनाता है, उसके साथ मनाया जाता है, द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों की पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है, जो कि मुख्य तौर पर प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करता है। विश्व विरासत सप्ताह के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई अन्य संग्रहालयों द्वारा प्राचीन स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कई बार आप कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या जो है कंफर्म करना है कि जो ASI है यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह काम करता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कई अन्य संग्रहालयों द्वारा प्राचीन स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कितने? 40। कितने हैं? 40, क्योंकि ये संख्या पूछी जाती है पीसीएस के एग्जामों में। वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है, ठीक है ना। तो 7 एक 32 और एक 33 और 7 40, कुल मिलाकर के 40 स्थल हैं। इनमें 32 क्या है?
विश्व धरोहर स्थल है, जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने अपने 44वें सत्र के दौरान तेलंगाना के वारंगल में काकतीय रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर और गुजरात के हड़प्पा युग के शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई। ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी अभी घटित हुआ है। जो 44वां सत्र हुआ उसमें तेलंगाना के जो रामप्पा मंदिर है, कार्तिकीय रुद्रेश्वर का जो मंदिर है, और गुजरात के हड़प्पा युग के शहर धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। वहीं वर्तमान में देश में 3691 स्मारक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किए गए हैं। सबसे अधिक 775 संरक्षित स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा संरक्षित स्थल हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 745। ठीक है ना। अब यूनेस्को का भारत के साथ संबंध क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग INCCU, भारत यूनेस्को की शुरुआत यानी कि वर्ष 1946 से ही इसका एक सदस्य रहा है। भारत यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का एक मुख्य संस्थान होना चाहिए जो यूनेस्को के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार भारत के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया था। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के लिए नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय है। महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषण एवं सहायता प्राप्त है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत का सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है ना, इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से की गई। यह पुरस्कार भारत के एक कलाकार के द्वारा जो दान दिया गया उससे किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1955 में की गई, जिसे सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्ष 1996 में यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता रहा है तथा वर्ष 2002 से इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि $1,00,000 है। कितनी? $1,00,000 है। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के द्वारा किए गए दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई। यानी कि यूनेस्को के 2 बड़े पुरस्कार भारतीयों के द्वारा दिए गए दान से दिए जाते हैं। और जो दुनिया खूबसूरत बनती है ऐसे ही लोगों के सहयोग से बनती है। इसीलिए हमें पुरानी सांस्कृतिक चीज़ों को सहेजना चाहिए, समेटना चाहिए। ये कलाकार अपने धन संपत्ति को दे देते हैं ताकि ये दुनिया खूबसूरत बनी रहे। हम क्यों संरक्षित करते हैं? जो विरासत के स्थल हैं, क्या हमें उससे मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि हम पुरानी चीज़ों से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, धौलावीरा को रिसेंटली शामिल किया गया विश्व विरासत की सूची में। तो उसका फायदा क्या होगा? धौलावीरा का नगर नियोजन क्या था? धौलावीरा में जो घर बने उनका वो कैसे बने थे? या वहाँ की जो सामाजिक स्थिति की जांच होती है, जो इतिहासकार खोज के निकालते हैं, उससे हम सीख पाते हैं कि आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले जो मानव थे वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, उनकी जीवनचर्या कैसी थी, और उससे हम आज कंपेयर करके अपने वर्तमान की कई समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं।
इसीलिए ये विरासत की चीज़ें बहुत आवश्यक है। हमारे और आपके घरों में कहा जाता है कि बुजुर्गों के पास बैठो, कुछ ना कुछ पाओगे जरूर। और बुजुर्ग कैसा भी हो, वो नहीं बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, लेकिन अनुभव उससे जरूर होगा 70 से 80 वर्ष का। और अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी मौका मिले, आप अपने आसपास के बुजुर्गों से सीखिए। आप अपने आसपास के पुराने संस्थाओं से जाकर के सीखिए कि उसका जो वर्क कल्चर है कैसा है। आप अपने आसपास के पुराने इमारतों को देखिए कि उसको बनाने में क्या तरकीब लगाई गई होगी। आप उनकी नक्काशियों को देखिए और कल्पना कीजिए कि किस प्रकार कम संसाधन में भी उस समय सारी चीज़ें बनाई गई थी। वो सब आपके अंदर एक नई सोच, एक नई ऊर्जा भरेंगी। और विश्व विरासत सूचियों को, विश्व विरासत स्थलों को बनाने का यही एक उपयोग है, ताकि इसका उपयोग करके हम अपने वर्तमान समाज को, अपने वर्तमान देश को, अपने वर्तमान विश्व को और इस मानवीय सभ्यता को बेहतर कर सकें। यही इसका सार्थक प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज्ञान कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसे शेयर करते रहिए ताकि इससे किसी और का भी लाभ हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।